हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान अध्ययन का ये नवा पाठ है, राजस्थान की भाषा और साहित्य के बारे में। तो सबसे पहले अपन सबसे पहले भाषा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो है ना, तो सर्वप्रथम जो मरु भाषा का प्रयोग है ना, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के लिए मरु भाषा शब्द का प्रयोग उद्योतन सूरी ने किया था। कब किया था? विक्रम संवत 835 के अंदर। आप सभी जानते हो कि उद्योतन सूरी ने कुवले माला ग्रंथ लिखा था ना, कुवले माला ग्रंथ लिखा था। कब लिखा था? विक्रम संवत 835 ईस्वी में। इसके अंदर कुवले माला के अंदर उद्योतन सूरी ने कुल 18 भाषाओं का उल्लेख किया था, उसमें से एक मरु भाषा भी है। राजस्थानी भाषा के लिए इन्होंने मरु भाषा का शब्द का उल्लेख किया है। लेकिन राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया था। कब किया था? 1612 के अंदर है। ठीक है, ग्रियर्सन ने जो राजस्थानी भाषा है इसको 5 भागों में बांटा है। कौन सी है वो 5, है ना? तो इन्होंने एक तो मारवाड़ी, एक मेवाड़ी, एक मेवाती, एक ढूंढाड़ी और एक हाड़ौती भाषा में राजस्थानी भाषा को वर्गीकृत किया है। अगला विद्वान आता है टेसीटोरी। टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा है। पश्चिमी राजस्थान की भाषा को पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थान की भाषा को पूर्वी राजस्थानी कहा है इन्होंने। लेकिन तीसरा आता है नरोत्तम स्वामी। प्रोफेसर नरोत्तम स्वामी ने राजस्थानी भाषा को 4 भागों में बांटा। कौन कौन से? एक मारवाड़ी, एक मेवाड़ी, एक मेवाती और एक मालवी बोल दिया। देखो, चारों ही एम पे स्टार्ट हो रही है ना। नरोत्तम स्वामी ने राजस्थानी भाषा को 4 भागों में बांटा है और सबका नाम एम से स्टार्ट हो रहा है ना। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी। इन्होंने क्या किया कि जो ग्रियर्सन ने जो 5 प्रकार बताए ना, है ना, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, तो इसमें से इसने क्या किया कि इसने ढूंढाड़ी और हाड़ौती को हटा दिया और उसकी जगह मालवी लिख दिया। बस इतना सा अंतर किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। चलो अब देखते हैं, है ना, राजस्थानी भाषा और साहित्य, है ना, ये अपने कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक से मैंने लिया है। ओके, राजस्थानी भाषा और बोलियां ने सर्वप्रथम मरु भाषा का उल्लेख विक्रम संवत 835 ईस्वी में, विक्रम संवत है ना, इसमें कुवले माला में उद्योतन सूरी ने किया था। कुवले माला के अंदर उद्योतन सूरी ने कुल 18 भाषा का उल्लेख किया था, उसमें से एक अपनी मरु भाषा भी है। राजस्थानी भाषा है ना, राजस्थानी भाषा है ना, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। इन्होंने 1912 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने इस पुस्तक के अंदर राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। ओके, और टेसीटोरी ने 2 भागों में बांटा है और प्रोफेसर नरोत्तम जोशी ने कितने? उसने 4 भागों में बांटा है। ओके, अब देखो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास। राजस्थानी भाषा का जो उद्गम है ना, वो 11वीं 12वीं सदी में हुआ। कब हुआ है? 11वीं 12वीं सदी में हुआ है। लेकिन राजस्थानी भाषा है ना, ये स्वतंत्र भाषा कब बनी? तो 16वीं सदी में, है ना। तो ध्यान रखना कि राजस्थानी भाषा का उद्भव कब हुआ? तो 11वीं सदी के अंदर, है ना। और राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा के रूप में कब आई? तो 16वीं सदी के अंदर आई थी। अब देखो कैसे आई वो बताता हूँ। आप सभी जानते हो कि जो प्रारंभिक भाषा है, सभी भाषा की जो मूल भाषा है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत से आई पाली, पाली से निकली प्राकृत, प्राकृत से निकली अपभ्रंश, है ना। अपभ्रंश जैसे उदाहरण बताता हूँ। अपभ्रंश के उदाहरण देखो, जैसे शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और एक मरु गुजरी अपभ्रंश है। तो मरु गुजरी अपभ्रंश से 2 भाषाएं निकली है, एक मरु भाषा और एक गुजरी से गुजराती।
तो अपनी भाषा कौन सी है? मरू भाषा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं राजस्थानी बोलियों के बारे में, है ना। देखो क्षेत्रीय बोलियाँ ना, टेसीटोरी ने बताया ना, टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा था, एक पश्चिमी राजस्थान की और एक पूर्वी राजस्थान की। तो राजस्थान की जो बोलियाँ हैं उसको सामान्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक पश्चिम की और एक पूर्व की, है ना। तो अरावली के पश्चिम में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं वो, और ये अरावली के पूर्व वाली, है ना। तो पश्चिम की बात करते तो पश्चिम के अंदर सबसे पहले शेखावटी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और वागड़ी, ये पश्चिमी राजस्थान की बोलियाँ हैं। आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान की बोलियाँ कौन सी हैं, तो आपको ये चारों नाम बताना है, शेखावटी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और वागड़ी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है, तो देखो पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोलियाँ हैं? मेवाती, अहिरवाटी, अहिरवाटी को आप राठी भी कह सकते हो, एक ढूंढाड़ी और एक हाड़ौती। ओके, आगे देखो राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियाँ, है ना। अब तो ये तो मोटे मोटे तौर पे कर देता, अब इनको थोड़ा सा अपन विस्तृत पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं शेखावटी। शेखावटी की, शेखावटी कहाँ पर बोली जाती है? सूरतगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर में शेखावटी बोली जाती है। उसके बाद में आती है मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली कहाँ पर बोलते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और नागौर में बोली जाती है। अब जो मारवाड़ी जो बोली है ना, इसकी उपबोलियाँ भी हैं। ये उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? देखो, एक आती है देवड़ा वाटी, देवड़ा सिरोही, है ना। देवड़ा नाम से पता चल रहा है ना, सिरोही, सिरोही के आसपास बोली जाती है देवड़ा, है ना। थली, थली कहाँ पर बोली जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर जो बाउंड्री है ना अपनी रेड क्लिफ बाउंड्री, उसके सारे सारे कहाँ है ना, तो थली बोली जाती है बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। घोड़वाड़ी आप सभी जानते हो, लूणी का जो बेसिन है ना, पाली, जालौर, सिरोही, है ना, वहाँ पर उसमें घोड़वाड़ी भाषा बोली जाती है। और नागौरी, नागौर के अंदर बोली जाती है। मेवाड़ी भाषा सभी जानते हो, राजमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इधर मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। वागड़ी, वागड़ी सबको पता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर है और ये गुजरात की सीमा पर है, तो इस पर गुजराती शैली का प्रभाव पड़ेगा, है ना। वागड़ी बोली को, है ना, वागड़ी बोली को ग्रियर्सन ने भीलों की बोली कहा है। ठीक है, वागड़ी बोली को ग्रियर्सन ने भीलों की बोली बताया है। ये क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान रखना। और खेराड़ी सभी को पता है, खेराड़ी कहाँ बोली जाती है? भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है। इसके बाद में बात करेंगे मेवाती, मेवात, है ना, मेवात क्षेत्र अलवर, भरतपुर के अंदर बोली जाती हैं। और ये उत्तर प्रदेश मथुरा के से संबंधित सटा हुआ क्षेत्र है, तो इसके ऊपर है ना ब्रज भाषा का प्रभाव है, जानते ही हो। और मेवाती की उपबोलियाँ कौन सी हैं? देखो, मेवाती की उपबोलियाँ हैं राठी, कठेर, मेहठा, है ना, मेहठा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाती की उपबोलियाँ कौन सी है? राठी या फिर एरवाटी, इसी को ही कहते हैं, कठेर और मेहठा। ये किसकी है? मेवाती की उपबोलियाँ हैं। आगे बात करते हैं ढूंढड़ी, ढूंढड़ी बोली की, है ना। देखो, ढूंढड़ी बोली को, है ना, जयपुरी भी कहते हैं, जाड़साई भी कहते हैं और काईकुई बोली भी कहते हैं। ढूंढड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जयपुर, दौसा के, दौसा में। इसका विशेष प्रभाव क्या है? इसमें छः शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है, जो कि गुजराती शैली का प्रभाव है। आगे देखो, ढूंढाड़ी बोली है, इसकी उपबोलियाँ, है ना। ढूंढाड़ी बोलियों की उपबोलियाँ हैं तोरावाटी, तोरावाटी कहाँ पर? सीकर में बोलते हैं, है ना। कांतली नदी का जो पर्वत क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है, और वहाँ पर जो बोली जाने वाली बोली है उसको ही तोरावाटी कहते हैं। राजावाटी, राजावाटी कहाँ पर है? पूर्वी जयपुर और दौसा, पूर्वी जयपुर और दौसा में राजावाटी बोलते हैं। और नागरचोल, नागरचोल सवाई माधोपुर और टोंक के अंदर बोलते हैं। एक आती है जगरोती, एक आती है चौरसी, चौरसी बोलते हैं शाहपुरा के अंदर। एक आती है काठेड़ी, काठेड़ी बोलते हैं दक्षिणी जयपुर के अंदर। आगे एक ध्यान रखना कि शेखावटी जो बोली है ना, शेखावटी बोली है ना, ये
ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, हाँ, ये शेखावटी अपने आप में एक स्वतंत्र बोली है। आपने देखा पश्चिमी राजस्थान के अंदर आती है ना। ओके, आगे देखो हड़ौती बोली। हड़ौती बोली कहाँ बोलते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, है ना। ठीक है, इसके बाद में आगे आता है मालवी। देखो आगे आता है मालवी। मालवी कहाँ बोलते हैं भाई? जो मालवा का पठार है ना, एमपी, एमपी की बाउंड्री के सारे सारे जो जिले छटे हुए हैं, बाउंड्री बाउंड्री पर कौन सी भाषा बोलते हैं? मालवी भाषा बोलते हैं। तो कौन कौन से जिले आते हैं? देखो मालवी के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़, इन जिलों में मालवी भाषा बोली जाती है। आगे देखो मालवी है ना, मालवी के ऊपर दो भाषाओं का प्रभाव पड़ा है, एक तो मारवाड़ी और एक ढूंढाड़ी। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव पड़ा है किस पर? मालवी, मालवी के ऊपर, है ना। अब मालवी भाषा की कुछ उपबोलियां हैं, तो मालवी की उपबोलियां कौन सी? देखो एक आती है रांगड़ी और एक आती है निम्बाड़ी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है ना, कि रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, किसकी उपबोली है? तो मालवी की उपबोलियां हैं रांगड़ी और निम्बाड़ी, जो कि अपने राजस्थान में बोली जाती हैं। मालवी वैसे तो मूलतः ये मालवा की भाषा है, मालवा एमपी की भाषा है, लेकिन इसकी उपबोलियां है राजस्थान के अंदर रांगड़ी और निम्बाड़ी, ये राजस्थान में बोली जाती हैं। ठीक है, तो रांगड़ी, रांगड़ी कहाँ पर बोलते हैं? रांगड़ी बोलते हैं झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले में। झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले में कौन सी भाषा बोलते हैं? रांगड़ी। रांगड़ी झालावाड़ में बोलते हैं। निम्बाड़ी, निम्बाड़ी कहाँ पर बोलते हैं? देखो निम्बाड़ी है ना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बोलते हैं, है ना। ध्यान रखना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? निम्बाड़ी, है ना। निम्बाड़ी बोली को है ना दक्षिणी राजस्थानी भाषा कहा जाता है ना। ठीक है, दक्षिणी राजस्थानी भाषा के नाम से किस बोली को जाना जाता है? तो वो निम्बाड़ी है। ठीक है, निम्बाड़ी याद रहेगा ना, निम्बाड़ी, हाँ। ओके, आगे देखो, और एक आती है इसकी रतलामी, है ना, ये चित्तौड़ के पास ही आता है रतलाम, है ना, तो रतलामी बोली। और एक है सौंदवाड़ी, ये सौंदवाड़ी भी मालवी की उपबोली है। आगे देखो, है ना, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आ रखा है ना। आप देखो, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है भाई? शेखावटी या मारवाड़ी? इसका राइट आंसर था मारवाड़ी। क्यों? देखो ये प्रश्न आ रखा है, राजस्थान पुलिस 2022 में आ रखा है। यहाँ पर क्या पूछा? यहाँ पर भाषा पूछा है। क्या है? भाषा पूछा है। तो मारवाड़ी एक भाषा है, शेखावटी एक भाषा नहीं है, क्योंकि शेखावटी तो क्या है? एक बोली है, एक बोली है, पश्चिमी राजस्थान की एक बोली है शेखावटी। शेखावटी एक भाषा नहीं है, मारवाड़ी एक भाषा है, मारवाड़ी एक भाषा है, बल्कि शेखावटी नहीं है। ओके, जैसे आपको पता ना, अब देखो कैसे मैं बताता हूँ आपको, वापस बताता हूँ। जो ग्रियर्सन था ना, अब्राहम जॉर्ज, है ना, अब्राहम ग्रियर्सन, उसने ग्रियर्सन ने 5 राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था ना, याद है ना? कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। क्या शेखावटी का नाम आता है? नहीं। और एक था प्रोफेसर नरोत्तम जोशी, है ना, नरोत्तम जोशी था, नरोत्तम, उसने भी 4 भागों में बांटा था। क्या शेखावटी का नाम आया था? नहीं। तो शेखावटी नहीं है, शेखावटी एक बोली है, शेखावटी एक भाषा नहीं है। ओके, तो आप भी ध्यान रखना, इसी तरह का क्वेश्चन आए कि भाई सिक्कर, चूरू, झुंझुनू में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप शेखावटी नहीं करोगे, आप मारवाड़ी पर टिक करोगे। अगर कौन सी बोली बोली जाती है, अगर बोली आता ना, अगर बोली लिखा, यहाँ भाषा लिखा नहीं आता और वहाँ पर अगर बोली लिखा आता, तो फिर अपन इसको शेखावटी को राइट करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ओके, अब आगे आता है भाई साहब राजस्थानी साहित्य। तो भाषा के बारे में तो हो गया, अब पढ़ते हैं साहित्य के बारे में, है ना।
राजस्थानी साहित्य का इतिहास और परंपरा। आरंभिक राजस्थानी साहित्य के प्रमाण कहाँ मिलते हैं अपन को? देखो, आरंभिक राजस्थानी है ना, इस साहित्य के प्रमाण अपन को अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है। जैसे कहीं शिलालेख लिखा हो राजस्थानी भाषा में, या राजस्थानी भाषा में जो सिक्का है, सिक्का के ऊपर कुछ मुद्रांकन हो, है ना, अंकन हो, तो ये क्या, ये राजस्थानी भाषा के जो है ना सबसे प्राचीन स्रोत यही है ना। आगे देखिए, राजस्थानी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 भागों में बांटा गया है ना। 4 कौन से हैं? देखो, एक आता है प्राचीन काल, और एक मध्यकाल, और एक आधुनिक काल, है ना। लेकिन मध्यकाल को इसने 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल, ठीक है। तो जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल को वीर गाथा काल कहा जाता है, प्राचीन काल को वीर गाथा काल कहा गया है। और जो पूर्व मध्यकाल है उसको भक्ति काल कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर अनेक सारे संत हुए थे और उन्होंने भक्ति आंदोलन जगाया था। उसके बाद में तीसरा आता है उत्तर मध्यकाल। इसको श्रृंगार रीति नीति परक का काल कहा जाता है। और आधुनिक काल है, इसको विविध विषयों और विविध विधाओं से युक्त काल कहा जाता है। ओके, अब पढ़ेंगे इनके एक के बारे में। प्राचीन काल का समय हमने पढ़ा था ना कि राजस्थानी भाषा है जो 11वीं 12वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। तो 11वीं सदी होगी ना, तो प्रारंभिक काल का समय क्या है? 1050 से 1450 तक। इस काल को वीर गाथा काल कहा जाता था, क्योंकि इस ज़माने में युद्ध ज़्यादा होते थे, तो जो सेना होती थी, सेना के अंदर जो जोश जगाने के लिए, है ना, वीर रस पर आधारित गाथा गाई जाती थी, तभी तो वो उनमें जोश भरते थे। तो ये काल किसका है? वीर गाथाओं का काल है। जैसे इस काल की प्रमुख रचना है रणमल छंद, है ना, रणमल छंद किसने लिखा था? श्रीधर व्यास ने लिखा था, ठीक है। तो याद रखना, श्रीधर व्यास का कौन सा ग्रंथ है? रणमल छंद, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्व मध्यकाल की। मध्यकाल, है ना, ये 1450 से 1650 तक, यानी कि 200 साल तक चला था, और ये भक्ति काल कहा जाता है। आपको पता ना, मीराबाई, है ना, मीराबाई भी पूर्व मध्यकाल से संबंधित थी, है ना। आगे देखो, पूर्व मध्यकाल के अंदर अनेक संप्रदायों की स्थापना हुई थी, है ना, अनेक संत संप्रदाय हुए थे, है ना। तो जो पूर्व मध्यकाल है ना, यहाँ पर संतों की पुस्तकें हैं। जैसे मीराबाई की जो उपदेश है वो किस में मिलते हैं? पदावली में मिलता है। और पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या ग्रंथ लिखा था? वेली कृष्ण रुक्मणी, सबको पता है। माधोदास ददवाड़िया ने क्या लिखा था? राम रासो किसने लिखा था? माधोदास ददवाड़िया ने लिखा था। ईश्वरदास बारट ने क्या लिखा था? हरिरस देवियान, ये इसने लिखा था। सायाजी झूला, इन्होंने नाग दमन लिखा था, है ना। नाग दमन किसने लिखा था? सायाजी झूला ने लिखा था। उसके बाद बात करते हैं तीसरा, उत्तर मध्यकाल। इसका समय 1650 से 1850 तक इसका समय है। इस काल के अंदर मच्छा राम ने रघुनाथ रूपक ग्रंथ लिखा था। रघुनाथ रूपक ग्रंथ किसने लिखा था? मंछा राम ने लिखा था। आगे देखो कि इस काल में, है ना, अनेक सोल्टों की रचना हुई है। उसके बाद आता है अपना चौथा काल, आधुनिक काल है, जो कि 1850 के बाद का काल है। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद बोले तो श्री गणेश, है ना। राजस्थानी साहित्य में चेतना का श्री गणेश किसने किया था? बांकीदास, है ना। बांकीदास और सूर्यमल मिशन, पता है ना। बांकीदास जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे बांकीदास, और सूर्यमल मिशन बूंदी के थे, है ना, राम सिंह के दरबारी विद्वान सूर्यमल मिशन। आगे देखो, राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ।
अब गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ यानी क्या होती है? देखो, ख्याल। ख्याल क्या होता है? ख्याल होता है किसी राजवंश की उपलब्धि का वर्णन करना, है ना। किसी राजवंश से, जैसे राठौड़ है, गुइल है, इनके बारे में उसके वंश की उपलब्धियों को वर्णन करता है, तो उसको क्या कहते हैं? ख्यात कहते हैं। जैसे दयाल दासरी ख्यात, इसमें बीकानेर के राठौड़ वंशों की जानकारी मिलती है, उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। मोनोत नैनसी ख्यात मोनोत नैनसी ने लिखी थी, और इसमें मारवाड़ जोधपुर के राठौड़ों की जानकारी मिलती है। ऐसे आगे देखो, वचनिका। वचनिका क्या होती है? वचनिका होती है तुकांत गद्य पद्य रचना है। तुकांत, तुकांत मतलब अंत में तुकांत लगना है, अंत में, है ना। जैसे मिलते जुलते शब्द हो वैसे, है ना। जैसे अपन श्लोक शायरी बोलते हैं उस तरह के, है ना। ओके, तो वचनिका में देखो, शिवदास गांडन, शिवदास गांडन ने क्या लिखा था? अचलदास खिचड़ी वचनिका, सबको पता है। अच्छा, खीड़िया जग्गा ने क्या लिखा था? खीड़िया जग्गा ने लिखा था राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। किसने लिखी थी? खीड़िया जग्गा ने लिखी थी। द्वादेत, द्वादेत जानते हो आप? द्वादेत, हैं? आपको पता हो तो, जो अपने जासक आता है ना, जासक, वो गुणगान गाता है ना, गुणगान गाता है। जैसे नायक का गुणगान गाना, द्वादेत में क्या होता है? किसी नायक का गुणगान गाया जाता है, उसको ही द्वादेत बोलते हैं। जैसे राजा जय सिंह की द्वादेत, ये प्रसिद्ध है। द्वादेत होता है कि दादा, है ना, दादा जो ढोल बजाता है, वो अपने घर पे आता है, तब वो, है ना, अपनी या किसी आदमी की, अपने परिवार की क्या करता है? तारीफें करता है, बड़ा चढ़ा करके वो कुछ अपने बारे में कविता बोलता है, उसी को द्वादेत बोलते हैं। एक बार हमारा दादा है, उसका नाम हाला दादा है, उसने भी एक बार मेरी भी द्वादेत बोली थी, है ना। वो पता नहीं क्या क्या बोला, समझ में तो नहीं आया, लेकिन जोश जोश मैंने भी, है ना, उसको फिर 100 रुपये भेंट किए थे दादा को। तो ऐसे द्वादेत किसी नायक का गुणगान करते हैं। आगे आता है वात। वात का मतलब होता है कहानी, है ना। जैसे पाबूजीरी वात, है ना। एक होती है आगे जमाल। जमाल क्या है? छंद। छंद को क्या बोलते हैं? जमाल बोलते हैं। जैसे राव इंद्र सिंगरी जमाल, है ना। पर्ची, पर्ची क्या होती है? संत महात्माओं का जीवन परिचय। जैसे कबीर की पर्ची, है ना, तो पर्ची क्या है? संत महात्माओं का जीवन परिचय, उसको क्या बोलते हैं? पर्ची कहते हैं। प्रकाश, प्रकाश जानते हो आप, है ना। किसी वंश या व्यक्ति की विशेष उपलब्धियों पर प्रकाश डालना, वो क्या कहलाता है? प्रकाश। जैसे देखो, किशोर प्रकाश, किशोर दास ने क्या लिखा था? राज प्रकाश। मानसिंह आशिया ने क्या लिखा था? महायस प्रकाश, है ना, मायस प्रकाश। और कवि कर्णिदान ने क्या लिखा था? सूरज प्रकाश। इसमें से ये याद रखना, ये बार बार पूछी जाती है। कर्णिदान ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? सूरज प्रकाश, है ना। सूरज प्रकाश किसने लिखा? कर्णिदान। ये बार बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आता है मर्ष्या। मर्ष्या क्या है? मृत्यु के बाद में शोक व्यक्त करना, उसको मर्ष्या कहते हैं। राणो जगपत राम मर्ष्या, है ना, ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करती हैं। तो मर्ष्या क्या है? मर्ष्या मृत्यु के बाद में शोक व्यक्त करते हैं कोई ग्रंथ, उसको क्या बोलते हैं? मर्ष्या बोलते हैं। उसके बाद में आता है रासो। रासो में क्या है? किसी राजा की कीर्ति, युद्ध और उसकी वीरता का वर्णन करता है, वो ग्रंथ कौन सा कहलाता है? रासो कहलाता है। जैसे आप सभी जानते हो, चंद्रबरदाई रासो, है ना। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। ऐसे ही देखो, नरपति नाल का बिसल देव रासो, गिरधर आशिया का सगत रासो, दलपत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो। आगे आता है रूपक। रूपक क्या है? रूपक होता है किसी वंश या व्यक्ति की विशेष उपलब्धियां, उसको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राज रूपक, है ना, राजा राज सिंह के बारे में राज रूपक। और विगत,
विगत क्या होता है? विगत होता है जो बीत गया, उसके बारे में लिखा जाता है विगत, है ना। किसी विषय पर विस्तृत विवरण होता है, उसको क्या बोलते हैं? विगत बोलते हैं। जैसे किसी राज्य से संबंधित जानकारी, ये क्या है? विगत है। जैसे मोनोत नैन्सी द्वारा रचित एक ग्रंथ है ना, मारवाड़ रा प्रांगण रा विगत, इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं, है ना। तो ये किसने लिखा था? मोनोत नैन्सी ने लिखा था। आगे आता है वैली। वैली क्या है? वैली एक धार्मिक ग्रंथ है। जैसे वैली कृष्ण रुक्मणी, किसने लिखी थी वैली कृष्ण रुक्मणी? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी, बीकानेर के राजकुमार है ना, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। आगे आता है साखी। साखी क्या है? अरे साखी, साखी क्या होता है? देखो, साखी होता है, साखी होता है संत कवियों का अनुभव ज्ञान, है ना। संत कवियों का जो अनुभव ज्ञान होता है उसे साखी कहते हैं। जैसे शाखा देना, है ना। जैसे साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग किया जाता है। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध हैं। फिर आगे आता है श्लोका। श्लोका यानी कि श्लोक, श्लोक डायलॉग लिखना, है ना। साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है उसको श्लोका कहते हैं। जैसे अजमाल जीरा श्लोका प्रसिद्ध है। अब आता है भाई साहब आधुनिक राजस्थानी साहित्य। आगे, है ना। देखो, आप सभी को पता है कि 1899 के अंदर छप्पनी अकाल पड़ा था, विक्रम संवत 1956, इसीलिए उसको छप्पनी अकाल कहते हैं, है ना। तो छप्पनिया जो अकाल है ना, इसका वर्णन किसने किया था? उमरदान। उमरदान ने किया था। किसने किया था? उमरदान ने किया था। और आगे नारी चेतना को जागृत किया। राजस्थान में नारी चेतना को किसने जागृत किया था? रामनाथ कविया ने किया था। इन्होंने, रामनाथ कविया ने नारी चेतना पर द्रौपदी विनय नामक पुस्तक लिखी थी। देखो, बहुत ही ईजी है, कैसे याद करोगे? नारी चेतना पर नारी चेतना को जागृत किसने किया? रामनाथ कविया ने किया। देखो, तो पहले अपने वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। और पहले कौन था? रामनाथ कोविंद। तो ये दोनों ही पास पास में है, तो आपको ये याद हो जाएगा ना। रामनाथ कविया ने क्या लिखा था? द्रौपदी विनय नामक पुस्तक लिखी थी। फिर आगे आता है सत्य प्रकाश जोशी। सत्य प्रकाश जोशी ने राधा, राधा नामक पुस्तक लिखी थी। कन्हैयालाल सेठिया ने, सभी को पता है, धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया ने, लीलदास कन्हैयालाल सेठिया ने, मिंजर, मिंजर किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया ने। ये याद रखना आपको, ना। मिंजर और लीलदास किसने लिखी थी? यह कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। आगे देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शिवचंद्र भारतीय ने। आप सभी को पता होगा कि राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक, उपन्यास, कहानी किसने लिखा? सब शिवचंद्र भारतीय ने लिखा। इसीलिए इसको राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। आगे देखो, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इसने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। जैसे कौन से? मंजल रात, अमोलक वाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा, गढ़ा, केरे चकवा बात। देखो, कैसे याद रखोगे आप? मैंने इसको कैसे याद रखा? मैंने ऐसे याद रखा कि कृष्णा कुमारी, है ना, कृष्णा कुमारी चुंडावत की एक सहेली थी मूमल, उसको मूमल, है ना। अब इसको याद आती है, ढड़तोड़ी मंजल रात में कृष्णा कुमारी को मूमल की याद आती कि वो ऊंचे ऊंचे गढ़ और उसके साथ में की हुई वो अनमोल बातें बहुत याद आती हैं। अब तो वो है नहीं, अब किससे करे वो बातें? तो वो चकवा को कहती कि कह रे चकवा अब तू बात, मूमल तो है नहीं, है ना।
तो मैंने ऐसे याद किया है, आपने आपके तरीके से याद कर सकते हो। आगे देखो, विजयदान देता। विजयदान देता को क्या कहा जाता है? बीजी। बीजी। विजयदान देता ने क्या लिखा था? अलेखू हिटलर, सपन प्रिया और चौधरी की चतुरई, अंतराल, बातारी फुलवारी, दुविधा और उलझन, है ना। दुविधा पर एक फिल्म भी बनी थी। पहली नामक फिल्म किस पर बनी थी? दुविधा पर। अब देखो, इसको मैंने कैसे याद किया? इसको मैंने ऐसे याद किया कि विजयदान देता का एक नाम तो है बीजी। बीजी। एक नाम और रख लो आप अपनी तरफ से, ने अलेखू हिटलर। क्या है? विजयदान देता का नाम क्या है? अलेखू हिटलर। बीजी। बीजी। अब इसको है ना, इसको है जो अपनी, इसको है ना सपनों के अंदर एक प्रिय रानी आती है। सपनों में एक प्रिय रानी आती है। वो रानी कौन है? उसका नाम है चौधराइन। वो चौधराइन है ना, हर सप्ताह के बाद आती है, हर एक सप्ताह के अंतराल के बाद उसके सपने में आती हैं और वो मीठी मीठी बातें करके चली जाती हैं। तो ये उलझन में पड़ जाता है कि ये है कौन है, क्यों आती है मेरी सपना में। तो इसको जानने के लिए दुविधा में पड़ जाता है कि आखिर है कौन है ना। तो उसके लिए, है ना, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद किया, आप आपके हिसाब से याद कर सकते हो। देखो एक बार वापस बताता हूँ, ठीक है। विजयदान देता का नाम है बीची, है ना। एक नाम अपनी तरफ से हमने रखा, इसका नाम अलेकू हिटलर। विजयदान देता के सपने में आती है ना प्रिया, है ना। प्रिया रानी आती है। उस रानी का नाम क्या है? चौधराइन। चौधराइन की चतुराई, है ना। वो एक सप्ताह के अंतराल के बाद आती हैं और मीठी मीठी बातें करके चली जाती हैं। तो ये उलझन में पड़ जाता है कि वो कौन है। तो ये उसके लिए क्या बन गई? एक तरह की दुविधा बन गई, ठीक है। आगे देखो, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, है ना। इसने क्या लिखी थी? इसने लिखी थी जमारो, समंदर, अर्थार, हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी, है ना। अब देखो, इसको मैंने कैसे याद किया? इसको मैंने याद किया कि यादवेंद्र शर्मा है ना, ये चांदा सेठानी को कहता है कि हे चांदा सेठानी, ये तो जोग संजोग की बात है, ये तो जोग संजोग की बात है। किसी ज़माने में मैं भी अपनी रानी से 7 समंदर थार पार करके मिलने के लिए अपनी गोरी से गया था, है ना। हूँ गोरी किन पीवरी, मिलने से गया था। तो मैंने ऐसे याद किया, आप आपके हिसाब से याद कर सकते हो। आगे आता है भाई साहब नथमल जोशी, है ना। ये तो भाई साहब सब उल्टी टेढ़ी बातें करता है। नथमल जोशी ये कहता है कि परिणोड़ी और कुंवारी, इसने एक कहानी लिखी थी परिणोड़ी और कुंवारी। अब ये कहता है भाई कि परिणोड़ी और कुंवारी में कई अंतर है। भाई साहब वाक्य कई करे, परिणोड़ी के नात डाल दे। परिणोड़ी के क्या करते हैं? नात डाल देते हैं। और कुंवारी सांड रहती है, किधर भी घूम सकती है, किधर भी जा सकती है। लेकिन परिणोड़ी कहीं आ नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि उसके क्या डाल दी? नात डाल दी, है ना। तो मैंने ऐसे याद किया, आप आपके हिसाब से याद कर सकते हो। नथमल जोशी ने कुछ उपन्यास भी लिखे थे। कैसे? देखो साहब, इसकी जो है ना परिणोड़ी, ये परिणोड़ी क्या कर, नथमल जोशी की जो परिणोड़ी लुगाई है ना, वो क्या करती हैं? बहुत तेरी मेरी करती हैं, है ना। पटका झटकी करती हैं ना। तो इसकी हाउ कहता कि अबे थने पटकी पड़े थारी मुँह, अबे पटकी पड़े थने थारी मुँह, आण दे थारा धनी ने, आण दे थारा धनी ने, आण दे थारा दोरारा धनी ने, है ना, दोरारा धोरी ने आण दे तू, है ना। अरे भाई साहब, वो अतरो पटको झटको क्यों करेगा? चक्कर है साहब, क्योंकि एक बीननी और 2 बींद, है ना, इसलिए वो क्या करती है? पटका झटका करती हैं। तो नथमल जोशी ने ऐसी पुस्तकें लिखी हैं। ये एक याद करने की ट्रिक है, आप आपके हिसाब से याद कर सकते हो, जैसे भी आपको याद रहता है। ओके, आगे देखो, अब है भाई साहब ये कुछ पत्रिका हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे राजस्थानी भाषा की कुछ प्रमुख पत्रिका हैं, साहित्यिक पत्रिका, जैसे मरुवाणी, राजस्थानी भाषा में जलम्बू क्या है? एक साहित्यिक राजस्थानी भाषा की एक पत्रिका है। एक जानकारी,
एक ओढ़मो। ये क्या है? राजस्थानी भाषा की प्रमुख पत्रिका है। अब देखो स्थान, पत्रिका और लेखक है ना। तो इसमें से जो अपने काम की चीज़ है वो है साहब ये, है ना। एक अपने जो राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर, यहाँ से एक पत्रिका प्रकाशित होता है, उसका नाम है मधुमती। ठीक है। एक आती है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, बीकानेर से आती है। तो बीकानेर से है जागती ज्योत, क्या है? जागती ज्योत। और उदयपुर से है मधुमती, है ना। अब देखो क्या ये दोनों कंफ्यूज करती है ना, कैसे याद रखोगे? उदयपुर में तो है मधुमती, है ना। उदयपुर में क्या है? झीलें हैं। तो झीलों का पानी कैसा है? मीठा मीठा है ना, मधुमती मोती है ना। अजमेर की, उदयपुर की झीलों को देख करके मुंह को, है ना, मन मोह लेता है। तो मधुमती कहाँ की है? उदयपुर की। और उदयपुर से ही एक मीरा साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है, आपको शायद पता होगा। मीरा साहित्य पुरस्कार कौन सी अकादमी देती है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर वाली देती हैं। और जागती ज्योत, है ना, जागती ज्योत कहाँ से प्रकाशित होती है? बीकानेर से। ओके दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अब अपना 2 पार्ट बच गया है। एक तो राजस्थान का जो प्रमुख व्यक्तित्व वाला और एक प्रमुख पर्यटन स्थल। उसके बाद में अपनी 10वीं तक का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और 6 से लेकर के मैंने 10 तक के सभी वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद।